नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और सोना तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस देश के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोने को बेच दिया, गिरवी नहीं रखा, बेच दिया उन्होंने। और उसके बाद झूठ, उसको थेथरई जो कहते हैं, कि आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। खबर यह है ब्लूमबर्ग की कि मई में सोना बेचा गया, प्रेस रिलीज में हमें अप्रैल तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं। और इसको कहते हैं थेथरई। लेकिन इस थेथरई में मोदी साहब ऐसा नहीं कि देश की जनता के साथ ही थेथरई कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं के साथ भी वो एक तरह से पीठ पीछे धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय नेताओं की बात करूं जो थोड़ा बहुत अपना कद रखते हैं, उसमें राजनाथ सिंह बचे हुए हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया बची हुई हैं, और उभरते हुए नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जो नई टीम नितिन नवीन की बनने वाली है उसमें इन तीनों को तो किनारे लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह की संसदीय बोर्ड से छुट्टी हो सकती है, वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। लेकिन शिवजी, जो इनके अपने चहेते नेता हैं, जो इनके अपने आंख नाक कान बने हुए हैं, उन नेताओं को बिना किसी वजह के एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। और अब तो ये कहा जाता ना कि दहेज में सामान आता है। पहले जेपी नड्डा को दहेज के पदाधिकारी दिए गए, फिर अब नितिन नवीन को भी वो दहेज के पदाधिकारी देने का एक तरह से कुचक्र रच दिया गया है। और क्यों रच दिया गया है? हम और आप जानते हैं कि भैया पार्टी और सरकार दोनों अमित शाह चलाते हैं। एक आदमी चला सकता है क्या सब कुछ? नहीं चला सकता। वो इसलिए चला पाते हैं क्योंकि हर जगह उन्होंने अपने आदमी सेट कर रखे हैं। इसी तरह से मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी, दिल्ली आने से पहले दिल्ली में अपने आदमी सेट किए, वाराणसी चुनाव लड़ने से पहले वाराणसी अपने आदमी सेट किए, और जब अमित शाह को जैसे ही अध्यक्ष बनने का मौका मिला, उन्होंने पार्टी के आंख नाक कान के रूप में जो चार बड़े पदाधिकारी होते हैं, वहां अपने आदमी बिठा दिए। जेपी नड्डा अध्यक्ष बने, वो अपने आदमी को बनाना चाहते थे, अमित शाह ने कहा नहीं, वो चार बने रहेंगे। अब नितिन नवीन अध्यक्ष बने, हटाया जा रहा है राजनाथ सिंह को, हटाया जा रहा है येदियुरप्पा को, हटाया जा रहा है सत्यनारायण जटिया को, हटाया जा रहा है वसुंधरा राजे सिंधिया को। लेकिन वो चार लोग जो पार्टी को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन चार लोगों को बने रहने को कह दिया गया है। तो दिल्ली से लेकर नागपुर तक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन चार लोगों में कौन से सुरखाब के पंख लगे हुए हैं कि अमित शाह इनको बनाए रखना चाहते हैं। शिवजी, वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम 2026 में हैं, लेकिन जरा 9 साल पुरानी 2017 की एक प्रेस रिलीज है, उससे हम शुरुआत करेंगे। जरा 2017 की वो प्रेस रिलीज अगर हमारे दर्शकों को दिखा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से लिया है, बहुत जल्दी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको हटा दे। ये 2017 31 मार्च 2017 की प्रेस रिलीज है, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस रिलीज है। और इसमें क्या लिखा गया है? संगठनात्मक नियुक्ति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह, उस समय अमित शाह अध्यक्ष थे, 31 मार्च 2017। अमित शाह ने श्री अनिल बलूनी राष्ट्रीय प्रवक्ता को मीडिया विभाग का राष्ट्रीय प्रमुख एवं श्री संजय मयूख सदस्य बिहार विधान परिषद को राष्ट्रीय सह प्रमुख नियुक्त किया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। और नीचे हस्ताक्षर है अरुण सिंह के, राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी। ये तीनों बने हुए हैं, हस्ताक्षर करने वाले भी बने हुए हैं। और इन दोनों की नियुक्ति जो 31 मार्च 2017 को अमित शाह ने की थी, वो भी अभी अपने अपने पदों पर बने हुए हैं। और इसको हम हटा देते हैं। मैं दर्शकों को एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा कि प्रधानमंत्री जब पहले एयरपोर्ट विदेश से आते थे तो बड़ा तामझाम होता था। दिल्ली एयरपोर्ट पे कार्यकर्ता जुटते थे, नेता जुटते थे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, वो स्वागत करने जाते थे। एक बार जेपी नड्डा स्वागत करने के मंच पर एक ही कुर्सी लगी हुई थी। मोदी ने इशारे से पूछा कि ये क्या है? जेपी नड्डा साहब का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भाई साहब। लेकिन एक व्यक्ति जो मीडिया संभालता है वो कहता है आपका आदमी है, दूसरा व्यक्ति जो मीडिया का डिप्टी है, जो मीडिया संभालता है, वो कहता है अमित भाई के आदमी है। मेरा तो कोई आदमी है ही नहीं, मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इस तरह से उनका दर्द छलक कर आ गया था। और अब मैं असली खबर पे आ जाता हूं। पार्टी को चलाने में चार लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आंख नाक कान बने हुए हैं। पार्टी के दफ्तर में एक पत्ता भी हिलेगा ना, ये चार आदमियों को पता चल जाता है। फिर ये चार आदमी वहां पहुंचा देते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकार और संगठन दोनों चला। जेपी नड्डा अपने पूरे कार्यकाल में इनसे मुक्ति नहीं पा पाए थे। नितिन नवीन पर भी दबाव डालकर इन्हीं चारों को कंटिन्यू करवाया जा रहा है।
लेकिन अब दिल्ली, लखनऊ, नागपुर सब जगह पूछा जा रहा है कि अगर वही सब कंटिन्यू करना था तो जेपी नड्डा कोई बनने रहने देते, 6 साल की बजाय 10 साल रह लेते, 15 साल रह लेते, 20 साल रह लेते, जब उन्हीं को कंटिन्यू करना था। एक एक करके भूमिका समझिए। इसमें जो चौथा नाम जो गायब है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है, पहले शुरुआत में उससे करता हूं। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड है, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और ट्रोल आर्मी क्या करता है ये हम और आप सभी जानते हैं। अमित मालवीय को जुलाई 2015 में अमित शाह ने आईटी सेल का हेड बनाया था। 2015 में, जुलाई 2015। हम 2026 में बैठे हुए हैं। उसके बाद अमित मालवीय ने धीरे 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 पार्टी के पूरे सोशल मीडिया पर एक तरह से कंट्रोल कर लिया। अब बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों को, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपने फेसबुक प्रोफाइल को, अपने एक्स प्रोफाइल को, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अगर पॉपुलर करना होता है तो वो अमित मालवीय के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और अमित मालवीय तय करते हैं कि किस नेता का पोस्ट कितना वायरल करवाना है, किस नेता का पोस्ट वायरल नहीं करवाना है। और अमित मालवीय आदेश कहां से लेते हैं? अमित शाह से। कई बार आप देखते होंगे, कई बार हमने भी चर्चा की कि नरेंद्र मोदी की कई पोस्ट हैं जो राहुल गांधी से पिछड़ जाती है। बल्कि बहुत अंतर होता है शिव जी, कई बार आपने इसको गौर किया होगा, आपने एक दो बार कहा भी। तो अमित मालवीय की जिम्मेदारी है कि पिछड़े ना, लेकिन वो पिछड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री भी कुछ लोड नहीं लेते क्योंकि वो अमित भाई के आदमी हैं। अब अमित मालवीय को अमित शाह ने बनाया, जेपी नड्डा को कंटिन्यू रखना पड़ा, नितिन नवीन को कंटिन्यू रखने के लिए कहा जा रहा है। ये 2015 से बने हुए हैं। दूसरे अरुण सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और मुख्यालय प्रभारी भी है। हेडक्वार्टर में जो कुछ भी होता है वो इनकी मर्जी से होता है। कब कौन से लोग आएंगे, किस लोगों की एंट्री होगी, कब किसकी एंट्री नहीं होगी, कौन कहां से आएगा, किस तरह से प्रेस रिलीज बनाया जाएगा, प्रेस रिलीज कब जारी किया जाएगा, इनके पास तथ्य आ जाते हैं। उसके बाद कब कैसे जारी किया जाएगा, ये नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रेस रिलीज भी इन्हीं के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। हालांकि उसमें सहमति प्रधानमंत्री और इन तमाम लोगों की होती है, लेकिन ये पार्टी मुख्यालय में इनके आदेश के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। अब ये राजनाथ सिंह के भी करीबी रिश्तेदार रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये दूसरे गुट में आ गए, राजनाथ सिंह थोड़े से पीछे छूट गए। अब ये अरुण सिंह जून 2015 से राष्ट्रीय कार्यालय के, पार्टी के हेडक्वार्टर के मुख्यालय प्रभारी हैं, जून 2015 से। और हम 2026 में बैठे हुए हैं। अमित शाह ने इनको हेडक्वार्टर का प्रभारी बनाया, जेपी नड्डा को कंटिन्यू करना पड़ा और नितिन नवीन को कहा जा रहा है कंटिन्यू करने के लिए। ये दो महत्वपूर्ण लोग। अब जो प्रेस रिलीज जो मैंने दिखाई थी, अब मैंने 2015 की प्रेस रिलीज क्यों नहीं दिखाई वो भी बता देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर 2016 से पहले की प्रेस रिलीज नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने 2017 का प्रेस रिलीज ढूंढा है, और यकीन मानिए कि हम ये स्टोरी चला रहे हैं, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये प्रेस रिलीज भी गायब हो जाएगी। अब बहुत सारी चीजें गायब होती रहती है। तो इस प्रेस रिलीज में 2017, अब ये अनिल बलूनी का काम क्या और संजय मयूख का काम क्या, पहले आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक जोशी साहब हुआ करते थे या है, दोनों आप समझ लीजिए, कई तरह के डायलेमा है। जोशी साहब और अनिल बलूनी ये मिलकर मीडिया को कंट्रोल करते हैं। कौन सी खबरें चलेंगी, कौन सी खबरें नहीं चलेगी, किस खबरों को रोका जाएगा। और इसके साथ ही अनिल बलूनी ये भी तय करते हैं, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख है, नेशनल हेड है, तो किस प्रवक्ता को कौन से टीवी चैनल पे भेजा जाएगा, किस प्रवक्ता को कितना फुटेज दिया जाएगा, किस प्रवक्ता को भाव नहीं दिया जाएगा। कल हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई थी, हमने चर्चा की थी, दर्शकों ने बड़ा प्यार दिया। उसमें जाके देख सकते हैं, मैंने लंबी चौड़ी प्रवक्ताओं के नाम बता दिए थे, उसमें से 2 ही 4 आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। अनिल बलूनी के खिलाफ कई तरह की शिकायतें होने के बावजूद वो लगातार राष्ट्रीय मीडिया के प्रमुख बने हुए हैं। और दूसरे आते हैं बिहार की धरती से, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं संजय मयूख, ये सह प्रमुख बने हुए हैं। इनको भी 2017 में सह प्रमुख बनाया गया था और पूरी मीडिया को कंट्रोल करते हैं, पत्रकारिता को कंट्रोल करते हैं। और दुर्भाग्य से हमारे रीढ़ विहीन संपादक जो है, वो इन दोनों के आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में नतमस्तक होते हैं। मैंने तो वो दौर देखा था शिव जी, जब लालू यादव के खिलाफ ईटीवी में खबर चलाई थी, उनके पार्टी के कोटे से 4-4 मंत्री, रघुवंश बाबू को छोड़ के मनमोहन सिंह की सरकार में जितने मंत्री थे, और उनके राष्ट्रीय मीडिया एडवाइजर लालू यादव के जो पत्रकार रहे हैं, अभी भी पत्रकार हैं, बाद में उस समय मीडिया एडवाइजर हुआ करते थे तहसीन मुनव्वर, वो सारे हमारे झंडे वाला ऑफिस में आकर घंटों बैठ के इंतजार किए थे। जमाना बदल गया। अब रिपोर्टर तो छोड़िए, ये संपादक और मालिक जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठकर बाहर
इंतजार करते हैं बलूनी से मिलने के लिए, संजय मयूख से मिलने के लिए। अब जो इन चारों नेताओं के भविष्य पर एक सवाल खड़ा हो गया है कि अगर आपको इन्हीं चारों को कंटिन्यू करना है, 2015 से बने हुए हैं, 2017 से बने हुए हैं, इन्हीं चारों को कंटिन्यू करना है, तो फिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत क्या थी? वो जो लिस्ट जो दो चार लोगों के पास भेजा गया था ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए, अब उस पर भयंकर बवाल मच गया है। नितिन नवीन की लिस्ट एक तरह से अटकती लटकती जा रही है और ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी ही पार्टी के एक एक धुरंधर नेताओं को तो निपटाने में लगे हैं, लेकिन इन चारों को वो क्यों चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठे? क्यों? क्योंकि ये उनकी आंख, नाक और कान बने। चलो अब देखना पड़ेगा कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जनवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो गया। उस समय कहा गया कि काले दिन होते हैं, फिर सफेद दिन आए, और जनवरी के बाद फिर फरवरी चली गई, फरवरी के बाद मार्च चली गई, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद अब मई भी निकल गई, जून आ गया। अभी भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति नहीं बन पाई। और संतोष जी, तभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष का दोपहर सुबह हो गया था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 बजे के बाद लेटर आया था। दोनों की कमेटी आज तक नहीं बन पाई। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक छत्र राज्य बताया जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। चुनाव सुनने में आ रहा है कि नवंबर या दिसंबर में होगा, क्योंकि जातीय जनगणना और जनगणना चल रही है। और हरिद्वार में कुंभ का मेला है जो जनवरी और फरवरी में चलेगा, शिवरात्रि पर खत्म हो गया। ऐसे में कुंभ के आयोजन को लेकर उत्तराखंड में भी चुनाव है, इन्हीं 5 राज्यों के साथ। तो अब तक उत्तर प्रदेश की कमेटी नहीं बन पाई है, केंद्रीय कमेटी नहीं बन पाई है। पुरानी कमेटी से ही काम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी कमेटी से काम चलाया जा रहा है। अभी आपने देखा मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो बहुत लोग रूठ गए हैं, हर जाति और संतुलन बनाते बनाते। लेकिन क्या बीजेपी में अब एक युग है, उसका अस्तित्व खत्म होने पर आ गया है? नितिन नवीन के जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि अब 50-60 साल से नीचे का युग आएगा, ताकि एक पीढ़ी बन जाए। ये धोखा कांग्रेस खा चुकी है, भाजपा ये धोखा नहीं खाना चाहती है। कांग्रेस में जो नया युग बनाया था राहुल गांधी ने, वो धीरे धीरे बीजेपी के पास चले गए। मुरली देवड़ा चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, AK एंटोनी के बेटे चले गए, जिन्हें आप कल प्रवक्ता बता रहे थे। ऐसे दर्जनों नाम हैं जो तिलांजलि देकर बीजेपी, कांग्रेस से बीजेपी को चले गए, और वो वहां भी अंधकार में है, वहां भी गुमनाम में जी रहे हैं, 2-1 को लोग को छोड़ दो तो। और बाकी तो हैसियत जब आप बता रहे हो, एक कुर्सी लगी थी, प्रधानमंत्री जी थे, JP नड्डा थे, JP नड्डा का दर्द छलक आया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े तो ये कांग्रेस से आए थे नेता नहीं हो सकते हैं। आज आप देख रहे हो TMC खत्म हो गई, शरद पवार और अजीत पवार वाले हाल से उनका काम निपटारा हो गया। सोना बिक गया है, RBI आंकड़े दे रही है, लेकिन 21 अप्रैल तक के दे रही है, उसके बाद के नहीं दे रहे। 21 अप्रैल को तो सवा महीना हो गया। इन सवा महीना कहाँ, जब वीकली रिपोर्ट आती है तो इन सवा महीने की वीकली रिपोर्ट क्यों नहीं है? आखिर जनता को कितना गुमराह करोगे? और उस पर फैक्ट चेक छाप दिया, तो क्या PIB ये बताएगा इस सवा महीने के आंकड़े आपने क्यों नहीं छापे? तो जब कोई कुछ नहीं बता रहा है तो फिर खबर आई कि अब नई खबर फैलाओ कि संगठन की तैयारी है, संगठन की तैयारी है। जैसे CBSE और नीट पर जब फंस गए बुरी तरीके से, तो क्या खबर आई कि ये 2 कौड़ी के शिक्षक, और पूरा मामला डिरेल हो गया शिक्षकों की तरफ। एक वर्ग शिक्षकों के साथ खड़ा हो गया, एक वर्ग शिक्षकों के विरोध में खड़ा हो गया। उसके बाद क्या लगा आपको? CBSE और नीट का मुद्दा कमजोर पड़ा? नहीं पड़ा, और ताकतवर हो गया। और अगर ये शिक्षक और छात्र सरकार के विरोध में उतर आए तो फिर जाने कितने एंकर इतने लापता हो जाएंगे। मैं बड़ी गंभीर आपसे टिप्पणी कह रहा हूं, कितने एंकर लापता हो जाएंगे जो सरकार का कुछ संभाल नहीं पाएंगे। मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट में कामयाब बीजेपी अब हेडलाइन चला नहीं पा रही है। नहीं तो वो चल गई थी कराची का कब्जा, नहीं तो वो हेडलाइन चल गई थी इस्लामाबाद पर कब्जा, नहीं तो वो हेडलाइन चल गई थी कि आसिम मुनीर गिरफ्तार कर लिए गए, बस कुछ ही देर में ये होने वाला है, वो होने वाला। फिर वो कहां चली गई न्यूज़ें? किसी ने उस पर खेद व्यक्त किया? क्या PIB ने कहा कि खेद व्यक्त करो? क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय कहा खेद व्यक्त करो? जब
अभी कई घटनाओं का हम देखते हैं, कई पुराने वीडियो चला देते हैं, क्या उसके बाद कोई खेद व्यक्त करता है? नहीं करता। तो जब कुछ करता ही नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरे ग्रह से थोड़ी आई है? उन्हीं के जो कारनामे हैं उसी के मुताबिक तो पार्टी आगे बढ़ेगी। उसी तरीके से पार्टी में विभाग जनरेट होंगे, चाहे राजनाथ का युग खत्म हो जाए, चाहे वसुंधरा का खत्म हो जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में रखा जाए या ना रखा जाए। तो ये कई सवाल बन जाते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को रखेंगे तो फिर क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रोक पाएंगे? चलिए मान लिया मोहन जी को तो इसलिए रोक लोगे कि पहला कार्यकाल है, भजन लाल को इसलिए रोक लोगे पहला काम है, क्या धामी को रोक पाओगे? दूसरा कार्यकाल है। क्या हिमंता विश्व शर्मा को रोक पाओगे? अरे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी आप बना रहे हो सीएम, तो उनको कैसे रोकोगे? तो कुल मिला के बात यह है कि एक योगी नहीं और एक राजनाथ नहीं, एक वसुंधरा नहीं। आखिर योगी जी यहां जब राजपूत का माहौल बना रहे हैं तो राजनाथ और वसुंधरा को बाहर निकाल के क्या बनाया जा रहा है? आपको याद होगा जब 2023 में चुनाव हो रहा था राजस्थान का, क्या नारा था? वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। चला नारा कि नहीं चला? तो ये सब चीजें जो चलती हैं ये प्रतीक होते हैं। प्रतीक का मतलब अब इसके इतर काम होगा। भजन लाल जी वो हैं जो भजन लाल ने खुद को प्रधानमंत्री जी को एक बार तो श्रद्धांजलि दे दी, उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री जी मुंह की तरफ देखते रह गए, भैया मैं जिंदा बैठा हूं, मुझे श्रद्धांजलि दी जा रही है। और नहीं, और इसमें एक चीज और भी है शिव जी, हमें दो तीन चीजें समझनी होगी। अभी क्या होता है, जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। आप ये देखिए कि मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट करने के बावजूद जो है वो सीबीएसई के अधिकारियों को हटाना पड़ा। हटाना इसलिए पड़ा क्योंकि लपटे धर्मेंद्र प्रधान तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन आज नहीं तो कल पहुंचेगी जरूर। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा, ये मुझसे लिख के रख लीजिए, मैं 100% कह रहा हूं। क्योंकि जैसे ही बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बच नहीं सकते इन तमाम जिम्मेदारियों से। दूसरी चीज, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे उनके आईटी सेल के हेड अमित मालवीय पूरी तरह से फेल रहे हैं। तीसरी चीज, देशवासियों को तो धोखा दे ही रहे हैं, देश के लोगों के साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, देश के लोगों को तो झूठ बोल ही रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों को तो फायदा पहुंचा ही रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दिल्ली मेट्रो का दे देता हूं शिवजीत। दिल्ली मेट्रो ने अपने पुराने वाले स्मार्ट कार्ड बनाने, छापने और बेचने बंद कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो वाला कार्ड लो जो बैंक से और प्राइवेट कंपनियों से जुड़ा रहता है, जिसमें आपकी बैंकिंग डिटेल होगी, एयरटेल और इस तरह का। अब मैंने पोस्ट करके पूछा कि भैया पुराने वाले क्यों बंद कर दिए गए, तो एक लंबा चौड़ा जवाब दे दिया, उसमें कहीं कोई कारण नहीं कि पुराने वाले क्यों बंद कर दिए गए। ये तो दिल्ली मेट्रो की हालत है, जहां हम लोग पैसा देके, क्योंकि दिल्ली मेट्रो कोई छूट नहीं देता है किसी को, कोई कंसेशन नहीं देता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो भी हमें लूटने और ठगने को तैयार है और हमें कह रहा है कि नहीं, वो वाला नॉर्मल वाला स्मार्ट कार्ड नहीं बेचेंगे, आपको ये अपने बैंकिंग डिटेल देने वाले महंगे प्राइवेट, महंगा नहीं, प्राइवेट ऑपरेटर वाला जो कार्ड है वो आपको खरीदना पड़ेगा, ये मजबूर किया जा रहा है। और तीसरी तरफ वो अपनी पार्टी के नेताओं को धोखा दे रहे हैं। शिव जी, जरा इस बात को समझिए कि जिस पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत हुआ करता था, राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने तो पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया उन्होंने, अमित शाह गृह मंत्री बने तो पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद चूंकि आवाज उठाने वाले नेता रहे नहीं, बोलने वाले नेता रहे नहीं, सब जो है मोदी सरनम गच्छामी हो गए, अमित शाह सरनम गच्छामी हो गए, तो जेपी नड्डा को जब तक मन किया अध्यक्ष भी बनाए रखा, जब तक मन किया मंत्री भी बनाए रखे। एक वो दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी के लाडले प्रमोद महाजन लोकसभा का चुनाव हार गए थे शिव जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया था। और एक वो दौर था जब उत्तराखंड का सिटिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा से चुनाव हार जाता है, लेकिन जिद पर अड़े हुए अमित शाह कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे, भले ही ये विधायक बनने के लायक उत्तराखंड की जनता ने इनको ना समझाओ, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री के तौर पर थोपेंगे। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का किस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है। भैया पंकज चौधरी को आपने यूपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसी दिन कहते हैं कि आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। आपने हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसी दिन कहते हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। लेकिन चूंकि कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, लेकिन जब बात अपनी पे आती तो आवाज उठती है। जब बात राजनाथ पे आई, जब वसुंधरा पे आई तो आवाज उठती हुई नजर आई। और पार्टी के अंदर भी मोदी और शाह की जोड़ी जो है वो अपनी फंसती हुई नजर आ रही है, वो ऊहापोह की स्थिति में नजर आ रही है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि मोदी और शाह का डर खत्म हो गया है, चूंकि बाहर समस्याएं बढ़ गई, राहुल गांधी घेर रहे हैं, अमेरिका का अपना एक अलग प्रेशर है, ट्रेड डील पे बातचीत जारी हो गई है,
सोने को लेकर जो खबर आई, इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। बाहर से दबाव महसूस कर रहे हैं और इसलिए अंदर से भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। और ये सहमात का खेल है शिव। यहां पर मोदी शाह चाहते हैं कि कम से कम बीजेपी पर उनका कंट्रोल बना रहे, ताकि बीजेपी के अंदर ये सवाल ना उठे कि मोदी और शाह कब तक। लेकिन बड़ी मुश्किल से बदलाव की बयार शुरू करने वाला आरएसएस ये चाहता है कि नहीं, अगर अध्यक्ष नया बना है तो टीम भी उनकी नई बननी चाहिए। और अगर आप पुराने राजनाथ जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए हटाना चाहते हैं कि चूंकि वो संघ के करीबी है, तो फिर आपको तमाम नेताओं को हटा देना चाहिए, सब कुछ नए लोगों को लेकर आना चाहिए। ये एक बड़ा प्रेशर मोदी और शाह की जोड़ी पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल साफ कह दूं आपको, संगठन की खबर आए, राजनाथ की खबर आए, वसुंधरा की खबर आए, लेकिन सीबीएसई का मामला रुकेगा नहीं, नीट का मामला रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार का मामला थमेगा नहीं, कॉर्पोरेट वॉर का मामला थमेगा नहीं, जो भी गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं वो मामला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। क्यों नहीं थमेगा, इसका भी राज बता देता हूं। क्योंकि खबरें बाहर से लीक कम होती है शिव जी, अंदर से लीक ज्यादा होती है। आप इस बात को समझिए, ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं से तो आई होगी। इस बात को समझिए कि अब पार्टी के अंदर से, सरकार के अंदर से आवाजें उठने लगनी शुरू हो गई है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये विपक्षी दलों के लिए एक बेहतरीन मौका है। वो किस तरह से साध सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे को काटने के लिए लोहा ही बनना पड़ता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी 14 में कैसे आई? उन्होंने हर चीज का इस्तेमाल किया, प्रचार तंत्र का, फेसबुक का, उस समय जो ट्विटर था उसका इस्तेमाल किया, कैग का इस्तेमाल किया, युवाओं के जनाक्रोश का इस्तेमाल किया, युवाओं की भावना का इस्तेमाल किया। पार्टी के अंदर जो खालीपन था, देश के अंदर जो गुस्सा था, उन युवाओं के गुस्सों का इस्तेमाल किया। आम लोग जो महंगाई भ्रष्टाचार से परेशान थे, उनके गुस्से का इस्तेमाल किया। और पार्टी के अंदर जो आडवाणी जैसे बुजुर्ग नेताओं से परेशान थे, चूंकि आडवाणी सत्ता नहीं दिला सकते थे, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अब वही चीज उल्टा उन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये लिस्ट अटक गई है, पता नहीं अब कब आएगी और उसमें कौन से नाम होंगे, कौन से नाम नहीं होंगे। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि जिन मुद्दों को हम और आप लगातार उठा रहे हैं, वो मुद्दे भी रुकने वाले नहीं हैं। लगातार उस पर चर्चा होती रहेगी। सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया पूछे ना पूछे, लेकिन हम, चूंकि हमारे पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक सवाल पूछते रहेंगे। लोगों पर हम छोड़ते हैं कि हमारे साथ दे या ना दे, लेकिन हम, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी हिम्मत है, उतनी हिम्मत के साथ हम ये सवाल पूछते रहेंगे। और कल ही वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी शिव जी, उन्होंने कहा कि भुगतान बैलेंस का खतरा पैदा हो गया है, 1991 जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये सरकार इतनी शर्मनाक स्तर पर पहुंच जाएगी कि इस बार सोना गिरवी रखने की बजाय सीधे बेचने, और बेचने के बाद देश की जनता से झूठ बोलती हुई नजर आएगी शिव जी। चलिए देखते हैं क्या रहेगा इसका रेस्पॉन्स और क्या इसकी सच्चाई होगी, वो भी सब सामने आएगी। और सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये सच्चाई बहुत दिन तक छुप नहीं सकती है। और इन कागज के जो आंकड़े बनाकर प्रस्तुत कर रहे हो, इनसे खुशबू आकर इस देश के जनमत को रोटी नहीं मिल सकती है। अब इन सारे दर्शकों की तरफ छोड़ते हैं हम गेंद। क्या आप बीजेपी के कारनामों से खुश हैं या नाराज, हमें जरूर लिखिए, हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।